नमस्कार। आज हम हरियाणा की राजनीति की चौपाल में बैठ रहे हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद वहाँ क्या चल रहा है। मतलब कौन से नए समीकरण बन रहे हैं या पुराने बिगड़ रहे हैं। बिल्कुल। और इसके लिए हमारे पास हरियाणा पॉलिटिकल जंक्शन की एक खास रिपोर्ट है जो इन हलचलों पर काफी गहराई से नजर डालती है। और इस पूरी तस्वीर के कह सकते हैं केंद्र में आज हम रखेंगे लोहारू से कांग्रेस विधायक राजबीर फटिया को। राजबीर फटिया, हाँ, ये नाम सुनते ही कई बातें जहन में आती हैं। एक तो उनकी जीत जो बिल्कुल तलवार की धार पे चलकर मिली। दूसरा उनकी वित्तीय स्थिति जिस पर काफी चर्चा है ना। और तीसरा उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर जो हवाएं उड़ रही हैं आजकल। और उन्हीं हवाओं में जो सबसे तेज है वो है हरियाणा कांग्रेस में एक संभावित खेला की चर्चा। सुनने में आ रहा है कि राजबीर फटिया आजकल भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेताओं से कुछ ज्यादा ही मिलजुल रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो सवाल यह है कि क्या उनकी वफादारी बदल सकती है। आज इसी सवाल की तह तक जाने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं चुनावी नतीजों से, खासकर भिवानी और दादरी जिलों के। रिपोर्ट बताती है कि इन दो जिलों की 6 विधानसभा सीटों पर भाजपा का पलड़ा भारी रहा। उन्होंने 5 सीटें जीती। हाँ, ये थोड़ा चौंकाने वाला था क्योंकि चुनाव से पहले लग रहा था कि कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत है वहाँ। बिल्कुल। हाँ, और रिपोर्ट इसका एक बड़ा कारण कांग्रेस के टिकट वितरण में हुई कुछ गड़बड़ियों को मानती है। अच्छा। अगर नतीजों पर नजर डालें तो स्थिति साफ होती है। जैसे बारडा में भाजपा की उम्मीद पातुवास ने कांग्रेस के सोमबीर सांगवान को करीब 7,500 वोटों से हराया। 7,500? हाँ। ठीक ठाक मार्जिन है। हाँ, और दादरी में भाजपा के सुनील सतपाल सांगवान की जीत हुई कांग्रेस की मनीषा सांगवान के खिलाफ, लेकिन वहां मार्जिन बहुत कम था, महज 1957 वोट। ओहो, ये तो बिल्कुल कांटे की टक्कर हुई है। लेकिन हाँ, ज्यादातर सीटों पर भाजपा हावी रही, जैसा आपने कहा। भिवानी जिले में भी यही हाल दिखा। भवानीखेड़ा में भाजपा के कपूर सिंह ने कांग्रेस के प्रदीप नरवाल को लगभग 22,000 एक बड़े अंतर से हराया। हाँ, काफी बड़ा अंतर है ये तो। और तोशाम में भाजपा की श्रुति चौधरी ने कांग्रेस के अनिरुद्ध चौधरी को 14,000 से ज्यादा वोटों से पीछे छोड़ा। और भिवानी सीट पर तो भाजपा के घनश्याम सर्राफ ने सीपीआईएम के उम्मीदवार ओम प्रकाश को 32,000 से भी ज्यादा वोटों से हराया। बाप रे। तो इन 6 सीटों के चुनावी समर में कांग्रेस के हाथ आई सिर्फ एक सीट। वो थी लोहारू, जहां से राजबीर फटिया विधायक चुने गए। लेकिन यहां भी, जैसा आपने शुरू में कहा, जीत आसान नहीं थी, बल्कि बेहद करीबी थी। हाँ, ये वाकई दिलचस्प है। रिपोर्ट के मुताबिक फटिया की जीत का अंतर सिर्फ 792 वोटों का था। सिर्फ 792? हाँ, उन्हें मिले 81,336 वोट, जबकि उनके ठीक पीछे रहे भाजपा के जेपी दलाल को 80,544 वोट। इतने कम अंतर से जीतना किसी भी विधायक के लिए स्थिति को थोड़ा नाजुक बना देता है ना। बिल्कुल। और इस करीबी जीत के साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति भी चर्चा का विषय बन गई। फटिया ने अपने चुनावी हलफनामे में अपनी कुल संपत्ति करीब 60 करोड़ रुपए 59.88 करोड़ रुपए घोषित की। 60 करोड़। लेकिन जिस आंकड़े ने सबका ध्यान खींचा वो था उन पर कर्ज का बोझ, लगभग 44 करोड़ रुपए, 44.18 करोड़ की देनदारी। 44 करोड़ का कर्ज, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। और ये आंकड़ा उन्हें 2024 की हरियाणा विधानसभा का सबसे ज्यादा कर्जदार विधायक बनाता है। तो जाहिर है इससे सवाल उठने लगे। रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र है कि संपत्ति और देनदारी के ये आंकड़े उनकी वो समाज सेवी वाली छवि से शायद मेल नहीं खाते, और इस पर बहस छिड़ी है। हाँ, ये एक विरोधाभास तो दिखता है। एक तरफ समाज सेवा का दावा, दूसरी तरफ इतना बड़ा वित्तीय बोझ। और शायद यही विरोधाभास उनकी राजनीतिक चालों को समझने की कुंजी हो सकता है कि क्या वित्तीय दबाव उनकी राजनीतिक निष्ठा को प्रभावित कर सकता है, जैसा कि अटकलें लगाई जा रही हैं। ये पहलू अहम हो सकता है आगे। लेकिन विधायक बनने के बाद उन्होंने अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाने शुरू किए हैं, ऐसा रिपोर्ट बताती है। सदन में वो काफी सक्रिय रहे हैं। जैसे किसानों के फसल बीमा मुआवजे में जो देरी हो रही है, उसका मुद्दा जोर शोर से उठाया है। हाँ, उठाया है। और स्वास्थ्य सेवाओं की जो खस्ता हालत है, उस पर भी उन्होंने सरकार का ध्यान खींचा है। डॉक्टर्स की कमी, मेडिकल स्टाफ की कमी, सरकारी अस्पतालों के अधूरे पड़े निर्माण कार्य, हेल्थ सेंटरों की बदहाली, ये सब जरूरी सवाल उन्होंने विधानसभा में रखे हैं। इसके अलावा पीने के पानी की किल्लत, गांवों में पानी निकासी की व्यवस्था का ना होना, टूटी हुई सड़कें
और वो अटकी हुई बाईपास परियोजनाएं, ये सब बुनियादी मुद्दे भी उनकी लिस्ट में शामिल हैं। हाँ, और युवाओं और महिलाओं की शिक्षा और रोजगार से जुड़ी चुनौतियों पर भी उन्होंने बात की है। हाँ, अब ये देखना अहम होगा कि इन मुद्दों पर वो कितना असर डाल पाते हैं, क्योंकि इतने कम मार्जिन से जीतने के बाद सरकार पर दबाव बनाना और जमीनी स्तर पर बदलाव लाना, ये उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। और अगर हम लोहारू विधानसभा क्षेत्र के इतिहास पर नजर डालें, तो ये इलाका पहले कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल मतलब INLD का गढ़ माना जाता था। हाँ, बिल्कुल। लेकिन 2019 में भाजपा ने यहाँ जीत हासिल करके इस पैटर्न को तोड़ा था। अच्छा। तो 2024 में फरियाटिया की जीत कांग्रेस की वापसी तो थी, लेकिन जैसा हमने कहा, बहुत कम अंतर के कारण स्थिति अभी भी स्थिर नहीं कही जा सकती। और यहीं से शुरू होता है राजनीतिक अटकलों का वो दौर जिसमें खेला होने की बात कही जा रही है। चलिए अब इस खेला वाली बात को जरा गहराई से समझते हैं। रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में आजकल इस बात की खूब चर्चा है कि कांग्रेस विधायक राजबीर फराटिया की नजदीकियां भाजपा नेताओं के साथ बढ़ रही हैं। हाँ, और राजनीतिक पंडित ऐसा मान रहे हैं कि इसका सीधा संबंध आने वाले राज्यसभा चुनाव से हो सकता है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि राज्यसभा चुनाव के वक्त फराटिया शायद कांग्रेस के खिलाफ जाकर वोट कर सकते हैं। यानी अपनी ही पार्टी के साथ खेला। हाँ, मतलब कुछ ऐसा कदम जो पार्टी के समीकरण बिगाड़ दे। इस पूरी कहानी में एक और परत है जिसका जिक्र रिपोर्ट में है। बताया जा रहा है कि चुनाव के समय जब फराटिया ने अपना नामांकन दाखिल किया था, तब उनके फॉर्म में आय से जुड़े किसी कॉलम पर उनके प्रतिद्वंदी और पूर्व मंत्री जेपी दलाल ने आपत्ति जता दी थी। अच्छा, ये भी हुआ था? हाँ। रिपोर्ट के अनुसार इस मुश्किल स्थिति में फराटिया ने कथित तौर पर भाजपा की राज्यसभा सांसद किरण चौधरी से मदद मांगी। और यहाँ से मामला और पेचीदा हो जाता है। कहा जा रहा है कि किरण चौधरी ने न सिर्फ इस आपत्ति को सुलझाने में मदद की, बल्कि फराटिया की मुलाकात सुपर सीएम कहे जाने वाले मनोहर लाल से भी करवाई। सुपर सीएम मनोहर लाल, ओके। सिर्फ मुलाकात ही नहीं, रिपोर्ट में तो ये भी दावा किया गया है कि इस मुलाकात के बाद फराटिया को मध्य प्रदेश में करीब 500 करोड़ रुपए का एक बड़ा सरकारी टेंडर दिलाने में भी मदद की गई। 500 करोड़, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। पर देखिए, यहाँ पर ये साफ करना बहुत जरूरी है, जैसा कि रिपोर्ट खुद भी कहती है कि इन बातों में कितनी सच्चाई है और कितना महज राजनीतिक गपशप, ये कहना मुश्किल है। हाँ, ये डिस्क्लेमर जरूरी है। बिल्कुल। ये फिलहाल सिर्फ राजनीतिक गलियारों में चल रही अटकलें हैं, इनकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, तो इन्हें नमक की चुटकी के साथ ही लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हम इन अटकलों के पीछे छिपे संभावित मकसदों को समझने की कोशिश करें, तो रिपोर्ट किरण चौधरी के नजरिए का भी विश्लेषण करती है। एक थियरी ये है कि किरण चौधरी फरेठिया का इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधी जेपी दलाल को साधने के लिए कर रही हैं। हाँ, ये एक एंगल हो सकता है। और दूसरा पहलू, जैसा हमने पहले कहा, राज्यसभा चुनाव से जुड़ा है। रिपोर्ट इशारा करती है कि किरण चौधरी शायद यह सुनिश्चित करना चाहती हैं कि फरेठिया उनकी तरह ही राज्यसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में वोट करें। अच्छा। इससे उन्हें दोहरा राजनीतिक फायदा मिल सकता है। एक तरफ विरोधी पर लगाम, दूसरी तरफ पार्टी आला कमान की नजर में नंबर बढ़ाना। ये तो वाकई क्षेत्रीय राजनीति की शतरंज की बिसात लगती है, जहां हर मोहरा दूसरे को शह देने की फिराक में है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर फरेठिया वाकई भाजपा के करीब जा रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी में से लेकर क्या चल रहा है? क्या आला कमान को उसकी भनक नहीं है? किसी फुसफुसाहट का जिक्र जरूर करती है। ऐसी चर्चा है कि हरियाणा कांग्रेस के युवराज, अब ये शायद किसी प्रभावशाली युवा नेता की ओर इशारा है, वो फिलहाल फरेठिया को पार्टी में बनाए रखने की कोशिशों में लगे हैं। अच्छा, मतलब कोशिशें जारी हैं उन्हें रोकने की। हाँ, पर ये कोशिशें कितनी कामयाब होंगी और फरेठिया कब तक टिके रहेंगे, ये कहना मुश्किल है। और शायद यहीं पर राजनीति की असलियत सामने आती है। रिपोर्ट में एक बड़ी दिलचस्प लाइन है, राजनीति में नेता गिरगिट से भी तेज रंग बदलते हैं। हाँ, ये कहावत तो पुरानी है, लेकिन शायद आज भी उतनी ही सच है। बिल्कुल, और ये कहावत शायद हरियाणा की मौजूदा राजनीतिक अस्थिरता को बखूबी दर्शाती है। बिल्कुल, ये अनिश्चितता खुद फरेठिया के लिए भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। एक तरफ उन पर अपने चुनावी वादों को पूरा करने का भारी दबाव है, लोगों को बेहतर सेवाएं देना, इलाके का विकास करना, सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान निकालना। और दूसरी तरफ उन पर वो भारी कर्ज और वित्तीय पारदर्शिता को लेकर उठ रहे सवाल हैं, जो उनकी सार्वजनिक छवि पर लगातार असर डाल सकते हैं। उन्हें इन दोनों मोर्चों पर बहुत सावधानी से संतुलन साधना होगा। ऐसा न हो कि एक को साधने के चक्कर में दूसरा हाथ से निकल जाए। तो संक्षेप में कहें तो राजबीर फराटिया की कहानी
कई परतों वाली है। एक बेहद करीबी चुनावी जीत, उस पर से भारी वित्तीय देनदारी, विधायक के तौर पर उनके उठाए गए जनहित के मुद्दे, और अब पार्टी बदलने की तेज होती अटकलें, जिनमें कथित तौर पर बड़े लेन देन की भी बू आ रही है। हाँ, आज हमने देखा कि कैसे लोहारू विधायक राजबीर फराटिया का मामला हरियाणा की मौजूदा राजनीति को समझने के लिए एक जरूरी कड़ी बन गया है। उनकी कांटे की टक्कर वाली जीत, करोड़ों का कर्ज, सदन में उनकी सक्रियता और सबसे अहम, भाजपा के साथ उनकी कथित बढ़ती नजदीकियां, जिनके तार कहीं ना कहीं वित्तीय मजबूरियों और पुरानी राजनीतिक रंजिशों से जुड़ते दिख रहे हैं। और ये सिर्फ एक विधायक की कहानी नहीं है, ये हमें दिखाती है कि क्षेत्रीय राजनीति कितनी जटिल हो सकती है। ये उजागर करती है कि नेताओं पर किस तरह के वित्तीय दबाव हो सकते हैं और कैसे चुनावों के बाद, खासकर राज्यसभा जैसे महत्वपूर्ण मौकों से पहले, राजनीतिक वफादारियां और गठबंधन पलक झपकते ही बदल सकते हैं। ये अस्थिरता ही शायद भारतीय राजनीति का, कह सकते हैं, स्थायी भाव है। बिल्कुल, पर्दे के पीछे चलने वाले खेल अक्सर आम जनता की नजर से ओझल रहते हैं, लेकिन उनके नतीजे सीधे लोगों की जिंदगी पर असर डालते हैं। तो अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। राजबीर फरटियास की स्थिति को देखिए। बेहद कम अंतर से जीत, भारी कर्ज का बोझ और राजनीतिक सौदेबाजी की चर्चाएं, जिनमें बड़े नेताओं और करोड़ों के टेंडर का जिक्र है। ये सब उन राजनेताओं पर पड़ने वाले दबावों के बारे में क्या बताता है जो ऐसी कमजोर या नाजुक स्थिति में होते हैं। और इससे जुड़ा एक और अहम सवाल ये है कि किसी नेता की व्यक्तिगत आर्थिक स्थिति, खासकर जब वो भारी कर्ज में डूबा हो, उसकी राजनीतिक निष्ठा और फैसलों को किस हद तक प्रभावित कर सकती है, विशेषकर तब जब राज्यसभा जैसे अहम वोट कुछ ही दूर हों। इस पर सोचेगा जरूर।